हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसे कि एग्जाम का सीजन है और उस वक्त लगता है कि कोई रिवाइज करवा दे झट से तो हमारा सिलेबस क्विकली हो जाएगा। तो उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए प्रीवियस पेपर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर। और यहाँ पे आज जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर रिवाइजिंग, दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हो। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, which are available at a very nominal price। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहते हैं। इसको पॉपुलराइज किया था पीटर ड्रकर ने, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 के। देखो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, तो जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के साथ मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव जो है सेट करता है। और समय समय पे क्या होता है कि उसका रिव्यू किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी कमिटमेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव ए सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक फिलॉसफी है, एक प्रैक्टिस है, जहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है को इंक्रीज करना है, ताकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन करना है। क्योंकि सबॉर्डिनेट जब अपने सुपीरियर के साथ अपने गोल सेट करते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, जोन्स ने डिफाइन किया है। The system of management by objective can be described as a process whereby the superior and subordinate and of organization jointly identify its common। जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गोल सेट हो जाते हैं तो सबॉर्डिनेट जो है अपने सुपीरियर के साथ मिलके जो है अपने गोल जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जब वो गोल सेट करते हैं तो अपना नेचुरली इंडिविजुअल का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो भी उसको क्लैरिफाई किया जाता है। और उसी के बेसिस पे जो गोल्स उसने सेट किए हैं उसी के बेसिस पे जो है मतलब जो है कि ऑर्गेनाइजेशन हर एक मेंबर की क्या कंट्रीब्यूशन है, समय समय पे उसका रिव्यू लिया जाता है। Defining each individual's major area of responsibility in terms of the result expected of him, and use these measures as a guide for operating the units and assessing the contribution of each of its members। सेकेंड क्वेश्चन जो शॉर्ट है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर है उसके पास राइट है, वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब सबॉर्डिनेट को काम दिया जाता है तो उसका ये दायित्व होता है, उसकी ये ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी उसको काम दिया जाता है उस काम को वो परफॉर्म करे। अथॉरिटी क्योंकि हमारे पास ऑफिस के अंदर पोजीशन है, लीगल प्रोविजन है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे हमें मिलती है। जैसे मैनेजर है तो मैनेजर के पास ये पावर होती है कि जो उसके काम करते हैं उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशन है। सुपीरियर के पास ये हक होता है, ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को काम असाइन करे, तो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो एग्जीक्यूट करे। अथॉरिटी जो है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को भी डेलीगेट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते। अथॉरिटी जो है लंबे समय तक चलती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब ये हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम के प्रति खत्म हो जाती है। जब हम कहते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, असाइन टास्क इज कंप्लीटेड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से मतलब ये सिस्टम है जो आउटलाइन हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है डिफाइन करता है, किसका क्या रोल है, किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। तो ये एक्टिविटी जो है रूल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें ये भी बताता है कि जैसे डिफरेंट लेवल्स हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से फ्लो फ्लो करती है। जैसे हमें पता है कि अगर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है तो वहाँ टॉप से नीचे जाता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो टॉप पे होती है। डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वेरियस लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो जो प्लान्स है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं लेवल के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे और फंक्शनल एरिया के बेसिस पे। अगर हमने और बेसिस ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और उसी तरह जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम इन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से जो है अचीव करेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उसको डिटेल और स्पेसिफिक एक्शन प्लान के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कि जो हमारे डेली काम है या जो हमारा शॉर्ट पीरियड के अंदर जैसे जो हमने सोचा है उसको हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग जो है स्ट्रैटेजिक प्लान को एक्शन प्लान के अंदर जो है कन्वर्ट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े होते हैं। मीडियम टर्म जो है 1 to 5 years के साथ। और शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं अप टू 1 year। सिंगल यूज प्लान जो होते हैं जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये भी खत्म हो जाते हैं। ये नॉन रेपिटेटिव एंड यूनिक प्रॉब्लम्स के लिए बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, जो बार बार यूज किए जाते हैं, जैसे पॉलिसीज हैं। और उसी तरह फंक्शनल एरिया के बेसिस पे प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करना, मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करना, और उसी तरह जो हमारा फिनांस है उसके लिए प्लानिंग करना। तो ये हमारे फंक्शनल एरिया के साथ जो है कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन वर्सेस द डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी जो होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है। The retention of power and authority with respect to planning and decision lies with the top management। तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जो वेरियस मैनेजमेंट लेवल है तो वहां पे वो डिसीजन ले सकते हैं। Combination of the authority, responsibility and accountability to the various management level को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। कि जब पावर जो होती है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होती, और जो डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, वो अपने आप डिसीजन ले सकता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन है इसके अंदर अथॉरिटी कुछ लोगों के पास केंद्रित होती है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और यहाँ पे देखो जो फ्लो होता है सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ओपन एंड फ्री होता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है डिसीजन मेकिंग, तो पहले उनको बताया जाता है तो डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, क्योंकि जिस लेवल पे होती है वहां पे वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की क्योंकि पावर जो होती है सेंट्रलाइज्ड होती है, तो ये वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, लीडरशिप है, वहाँ पे सुटेबल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मल्टीपल पर्सन होते हैं दे हैव द पावर ऑफ टेकिंग द डिसीजन। देखो सेंट्रलाइजेशन तब जब हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनएडिक्वेट कंट्रोल होता है तब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब कंसिडरेबल कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइजेशन जो है स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। लीडरशिप स्किल्स। देखो लीडरशिप का मतलब होता है कि जिस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं,
लीडरशिप स्किल्स आर स्किल्स वन यूजेस व्हेन टू ऑर्गेनाइज अदर पीपल टू रीच ए शेयर्ड गोल, कि जो हमने एक गोल सोचा हुआ है, किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो लीडरशिप के अंदर जो है पावर सॉल्विंग, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर तो होती ही होती है। तो जो एक इफेक्टिव लीडर है, देखो उसके अंदर लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, वो दूसरे के शूज में जाके वैसे सोच सके, और लोग उस पर रिलाय कर सकें, उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्रिएटिविटी, पॉजिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को मोटिवेशन दे सके। तो ये लीडरशिप स्किल होती है जिसके बेसिस में हम लोगों से जो है काम ले सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है कि जैसे स्पीकर या सेंडर कोई मैसेज भेजता है, और जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, उसको उस वे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होता है कि जिस वे में सेंडर मैसेज भेजता है उसी टोन में वो अंडरस्टैंड करता है। कम्युनिकेशन गैप जो होता है, कई बार इंफॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंट होती है, या वो उसको मिस इंटरप्रेट करता है, या बहुत सारी कम्युनिकेशन बैरियर्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब सुपीरियर जो है अपने एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसके अंदर ये गैप नहीं होनी। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गैप इमर्ज होते हैं, किस तरह से हम इसको प्लग इन कर सकते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जैसे मैचिंग द जॉब्स विद द पीपल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि देयर शुड बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स क्रिएट की जाती है, तो स्टाफिंग के अंदर देखा जाता है कि जो व्यक्ति सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, उन्हीं को उनके टेस्ट के मुताबिक, उनकी स्किल के मुताबिक जॉब असाइन होती है। स्टाफिंग जो है दैट डील्स विद द अपॉइंटिंग ऑफ द पीपल, प्लेसिंग एट द एप्रोप्रिएट जॉब्स, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज को फिल करना और लोगों को असाइन करना। स्टाफिंग इज रिलेटिंग टू ए परफॉर्मिंग ए सेट ऑफ एक्टिविटीज विच एम्स एट इनवाइटिंग लोगों को के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अ, मतलब उनके लिए अप्लाई करें, उनको सिलेक्ट करती है, प्लेस करती है, रिटेन करती है, ताकि उनको सुटेबल जॉब्स दी जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट पोस्ट होती हैं, जो डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे सुटेबल पर्सन जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, फिर उनको रिटेन करके रखा जाता है, मतलब कोशिश की जाती है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है, उनको प्रमोशन देके उनको रिटेन किया जाता है। तो स्टाफिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कुर्सो डोनल ने डिफाइन किया है। The managerial function of staffing involve manning the organization structure through proper and effective selection. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो खाली पोस्ट है, उनको हमने प्रॉपर सिलेक्शन के द्वारा जो है फिल करना है, फिर समय समय पे अप्रेजल लेना है, जो व्यक्ति हमने रखे हैं उनको डेवलप करना है, ताकि वो अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ कर सके। Staffing involved manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal, and development of personnel to fill the role designed into the structure. रोल ऑफ लीडर्स इन चेंज मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे जो एक लीडर है उसका जो रोल है चेंज मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग रेजिस्ट करते हैं, तो किस तरह से लीडर जो है, जो रेजिस्टेंस है उसको वो ओवरकम करता है, किस तरह से लोगों को कन्विंस करता है। तो लीडर्स प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन दी चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स वो लीडर्स होते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय जो होते हैं, क्योंकि उन्हीं से मोटिवेशन लेते हैं, वो रोल मॉडल्स होते हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे लीडर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से वो एम्प्लॉयज के अंदर जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उनको खत्म करते हैं, किस तरह से बताते हैं कि चेंज मैनेजमेंट उनको किस तरह से बेटर बना सकती है, किस तरह से उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, किस तरह से जो उनकी उसके साथ जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। So when leading an organization change project, leadership communication is a key ingredient to ensure a project is successful.
यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर लीडर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से वो एम्प्लॉयज को अपने साथ लेके चलता है, उनकी सपोर्ट को उसके अंदर लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिसीजन मेकिंग है। देखो, डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब जैसे हमारे पास 5-6 प्रोजेक्ट है, बट हमें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है, तो हमें उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट जो हमें बेस्ट रिटर्न देता है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम है और जिसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। तो डिसीजन इज द सिलेक्शन फ्रॉम द अमंग ऑल्टरनेटिव्स। इट इज द सॉल्यूशन सिलेक्टेड आफ्टर एग्जामिनिंग सेवरल ऑल्टरनेटिव चूजन। कि यहाँ पे जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनके प्रो एंड कॉन स्टडी किए जाते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है वो देखता है कि अगर मैं ये चूज करता हूँ, इसका मुझे रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। Decision making is the selection which is based on some criteria from two or more possible alternatives. चाहे वहां पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें से हमने बेस्ट जो है चूज करना होता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द प्रोसेस जिसके अंदर मैनेजर जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंट्रोल। देखो, कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, फिर एक्चुअल को हम मेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर डेविएशन है, किस तरह से हम करेक्टिव जो है मतलब किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली पॉलिसीज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो हमने व्यक्ति रखे हैं उनको जो वेज एंड सैलरीज देते हैं कि वो मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। जो हम फिक्स एसेट के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रोडक्शन के ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल किस तरह से रहेगा। तो दीज आर दी एरियाज ऑफ कंट्रोल जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जैसा हमने सोचा है, जो हमने प्लान आउट किया है, उसी के मुताबिक ही काम होना चाहिए।